हमारी खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। उस रात दिल्ली में कड़ाके की ठंड थी। पुलिस की 3 पीसीआर गाड़ियां आपस में बहस कर रही थी कि मामला किस थाने का है। दामिनी का दोस्त उसके शरीर से खून बहता देख कह रहा था कि एम्बुलेंस बुलवा दो, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। दामिनी के शरीर से लगातार खून बह रहा था। पुलिस वालों की वर्दी खराब ना हो जाए, इसलिए किसी भी पुलिस वालों ने दामिनी को नहीं उठाया। ऐसे में पास के होटल से बेडशीट मंगाई गई, जिससे दामिनी का तन लपेटा गया। दामिनी के दोस्त ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों से बोला कि दामिनी की हालत बिगड़ रही है, पास में एक हॉस्पिटल है, आप यहीं ले चलें। लेकिन पुलिस उन्हें वहां से बहुत दूर सफदरजंग ले गई। वहां पहुंचने में काफी वक्त बर्बाद हो चुका था। पुलिस सरकारी अस्पताल ढूंढती रही। अस्पताल पहुंचने के बाद किसी ने मदद नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज इंडिया न्यूज। मामला संसद से लेकर सड़क तक गूंजा, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया था। उधर बलात्कार की शिकार दामिनी की हालत बेहद नाजुक थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद 5 बार वो कोमा में जा चुकी थी। इन सब के बावजूद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। न मौत उसे गले लगा रही थी और न ही जिंदगी उसे अपना रही थी। आरोपी नंबर 1 राम सिंह, उम्र 33, पेशे से ड्राइवर, शराब और सेक्स का आदी, लड़ाई झगड़ों के लिए मशहूर। आरोपी नंबर 2 मुकेश सिंह, उम्र 26 साल, राम सिंह का भाई, पेशे से ड्राइवर, अपने क्रूर स्वभाव के लिए बदनाम। आरोपी नंबर 3 पवन गुप्ता, उम्र 18 साल, बाप फल विक्रेता, दिल्ली की झुग्गी में अपने माँ बाप और 3 बहनों के साथ रहता था। आरोपी नंबर 4 विनय शर्मा, उम्र 20 साल, जिम असिस्टेंट, धार्मिक आयोजनों में सक्रिय होकर प्रस्तुति देता था। आरोपी नंबर 5 अक्षय कुमार सिंह, उम्र 28 साल, बस खलासी, बीवी बच्चों को छोड़ चुका था, पहले ईंट भट्टे और देसी शराब की दुकान में काम कर चुका है। आरोपी नंबर 6 नाम राजा, उम्र 17 साल, सभी आरोपियों में सबसे ज्यादा क्रूर। दामिनी से 2 बार बलात्कार किया, रॉड से बेरहमी से पीटा और आंतों को जंग लगी रॉड से नुकसान पहुंचाया। पुलिस कैसे पहुंची इन आरोपियों तक, कैसे मिले इनके सुराग, आइए हम आपको तफसील से बयां करते हैं। दिल्ली पुलिस ने फ्लाईओवर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उस व्हाइट लाइन बस को ट्रेस कर लिया। दिन भर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में नाकाबंदी हुई। दिल्ली गैंग रेप में इस्तेमाल ये बस दूसरे दिन नोएडा से बरामद की गई। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने लड़की और लड़के के मोबाइल भी छीन लिए थे। पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग का सहारा लेते हुए मोबाइल पर मैसेज किए। जैसे ही एक मैसेज रिसीव हुआ, पुलिस को तत्काल आरोपियों के ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुख्य आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह से पूछताछ कर बाकी आरोपियों का भी पता लगा लिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
पूछताछ में दिल्ली पुलिस को यह भी पता चला कि सभी आरोपी आर के पुरम के ही रहने वाले हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दामिनी का हाल जानने अस्पताल पहुंची। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित रात सफदरजंग अस्पताल पहुंची और पीड़ित छात्रा का हालचाल जाना। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रा के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा था। चारों तरफ विरोध की आवाज उठ रही थी। दिल्ली में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लोगों ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली के कमिश्नर के साथ बैठक की। वहीं इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि केस की जांच उसकी निगरानी में होगी और चार्जशीट भी उसकी इजाजत के बाद ही दाखिल होगी। इस घिनौनी वारदात के बाद क्या देश, क्या राजनेता और क्या अभिनेता सब एक साथ आ खड़े हुए। संसद में जब यह मुद्दा गूंजा तो जया बच्चन की आंखें छलक पड़ी। सोनिया गांधी ने जब इस मामले पर देश को संबोधित किया तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री कृष्णा तीर्थ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं जहां देश सदमे में था तो राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने तो अपने बयान से सबको चौंका ही दिया था। वहीं बड़बोले आसाराम ने भी मानो अपनी सीमाओं को ही लांघ गए। मैं एक लड़कियों के परिवार से हूं। मेरे घर में भी बहुत सी लड़कियां हैं। सोचते हुए घबरा जाती हूँ तो उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा। और हम लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत देर से किया। सरकार ने, हमने, आपने बहुत देर से किया। ये हमारी गलती है। हमें उनके परिवार से और जितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां जो इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरी हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए और हमें ये वादा करना चाहिए कि आगे हम ये होने नहीं देंगे। Brothers and sisters, my heart is heavy with sorrow and anguish for the young woman who fought so bravely against impossible odds. For nearly 2 weeks, she battled the unspeakably brutal and bestial assault on her that has now taken her life. Her unbounded courage and her indomitable spirit will never die and will never be forgotten. It strengthens our resolve to fight with all our might and all the powers of our laws and our administration for the safety and protection of all women of our country, and to ensure swift and fitting punishment for the perpetrators of such brutal acts. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। आज दिसंबर की 29 तारीख है, यह है सन 2012। शाम के 7 बजने को आ रहे हैं और दिन भर सुबह प्रातःकाल से जो भी इस बलात्कार को लेकर के जिस बच्ची ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, उसे लेकर के मन बहुत उदास और बहुत ही बेचैन रहा। सुबह तो मैंने अपने ट्विटर पे कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी थी। अभी दोपहर को बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख डाली हैं, उन्हें मैं यहाँ अब सुनाना चाहूंगा। मैंने देखा कि बहुत से लोग जहाँ पर बच्ची के साथ ये कांड हुआ वहां पर एकत्र हो रहे हैं, शांति प्रदर्शन हो रहा है, मोमबत्तियां जला रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं। उसी को लेकर के कुछ अपनी भावनाएं।
कि समय चलते मोमबत्तियां जलकर बुझ जाएंगी, श्रद्धा में डाले पुष्प जलहीन मुरझा जाएंगे, स्वर विरोध के और शांति के अपनी प्रबलता खो देंगे, किंतु निर्भयता की जलाई अग्नि हमारे हृदय को प्रज्वलित करेगी। जलहीन मुरझाए पुष्पों को हमारी अश्रुधाराएं जीवित रखेंगी। दग्ध कंठ से दामिनी की अमानत आत्मा विश्व भर में गूंजेगी। दामिनी और अमानत शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इन दो नामों से भी उनको पुकारा जा रहा है कि दग्ध कंठ से दामिनी की अमानत आत्मा विश्व भर में गूंजेगी। स्वर मेरे तुम दल कुचल कर पीस न पाओगे। मैं भारत की माँ बहनिया बेटी हूँ, आदर और सत्कार की मैं हकदार हूँ। भारत देश हमारी माता है, भारत देश हमारी माता है। मेरी छोड़ो, अपनी माता की तो पहचान बनो। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं हो। दामिनी के दमन की कहानी ने पूरे देश को एक आवाज बना दिया और पूरा देश दामिनी के लिए इंसाफ की लड़ाई में कूद पड़ा। तारीख 18 दिसंबर। घटना के विरोध में मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। चौथा आरोपी गिरफ्तार किया गया। तारीख 19 दिसंबर। 2 आरोपियों की दिल्ली की एक अदालत में पेशी हुई। आरोपी विनय ने अदालत से कहा कि मुझे फांसी पर लटका दीजिए। तारीख 21 दिसंबर। 5वें और नाबालिग आरोपी को पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह उत्तर प्रदेश स्थित अपने गृह नगर भागने के लिए बस पकड़ रहा था। घटना के वक्त उसकी उम्र 17.5 साल थी। इसी दिन छठा आरोपी अक्षय कुमार बिहार से गिरफ्तार किया गया। तारीख 22 दिसंबर। दुष्कर्म पीड़िता ने अनुमंडलीय दंडाधिकारी के सामने बयान दर्ज करवाया। तारीख 23 दिसंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए त्वरित अदालत का गठन किया। तारीख 24 दिसंबर। सरकार ने इस मामले में जल्द सुनवाई और सख्त सजा के लिए कानून में सुधार के संबंध में एक समिति गठित किए जाने की घोषणा की। तारीख 27 दिसंबर। पीड़िता को उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया। तारीख 29 दिसंबर। सिंगापुर के अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। दिल्ली में दरिंदगी का शिकार बनी दामिनी 13 दिनों तक लगातार मौत से जंग लड़ने के बाद आखिर जिंदगी की जंग हार गई। दामिनी के साथ हुए दुराचार की खबर से पूरी दिल्ली ही नहीं, देश भी आक्रोश में था। मानो दामिनी देश की बेटी बन चुकी थी। दामिनी की मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने जगह जगह मुस्तैदी बढ़ा दी। इंडिया गेट, राजपथ नगर, विजय चौक पर चौकसी बढ़ा दी गई और आम जनता के लिए ट्रैफिक बंद कर दिया गया।
इस दरमियान सुरक्षा के मद्देनजर इंडिया गेट के आसपास के 10 मेट्रो स्टेशनों को भी बंद करा दिया गया। तारीख 30 दिसंबर। पीड़िता का शव दिल्ली लाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। तारीख 3 जनवरी 2013। 5 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। तारीख 7 जनवरी। न्यायालय ने बंद कमरे में सुनवाई करने का आदेश दिया। तारीख 28 जनवरी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक आरोपी को नाबालिग घोषित किया। तारीख 2 फरवरी। त्वरित अदालत ने सुनवाई प्रक्रिया शुरू की और 5 आरोपियों को हत्या, दुष्कर्म और अन्य मामलों में आरोपित किया गया। तारीख 3 फरवरी। आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2013 जारी। कानून को और सख्त बनाने के लिए प्रासंगिक विधेयक लोकसभा में 19 मार्च को और राज्यसभा में 21 मार्च को पारित हुआ। तारीख 5 फरवरी। न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई और आरोपियों का बयान दर्ज किया गया। तारीख 11 मार्च। आरोपी राम सिंह को तिहाड़ जेल की कोठरी में फांसी पर लटका पाया गया। तारीख 17 मई। पीड़िता की मां अभियोजन पक्ष की तरफ से त्वरित अदालत में गवाह के रूप में पेश हुई और बेटी के लिए न्याय की मांग की। तारीख 14 जून। 18 साल पूरे कर लेने पर नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसके उम्र का निर्धारण स्कूल के प्रमाण पत्र से किया गया। तारीख 11 जुलाई। नई दिल्ली में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी पर फैसले की तारीख बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी। तारीख 25 जुलाई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक बार फिर फैसले की तारीख बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी। तारीख 22 अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को फैसला सुनाने की अनुमति दी। तारीख 21 अगस्त। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 3 साल तक सुधार गृह में रखे जाने का फैसला सुनाया। तारीख 3 सितंबर। दिल्ली की न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। तारीख 10 सितंबर। चारों आरोपियों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को सभी मामलों में दोषी पाया गया। न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ सजा की घोषणा 11 सितंबर तक के लिए सुरक्षित कर ली। तारीख 11 सितंबर। आरोपियों की पेशी हुई पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। दिल्ली गैंग रेप का एक मुजरिम जो कि उस वक्त नाबालिग था, अब 3 साल की सजा पाकर सुधार गृह में पहुंच गया है, पर उसके रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ। यह वही मासूम दरिंदा है, यह वही मासूम कातिल है जिसने दामिनी को बस में बैठने के लिए कहा था और इसी ने दामिनी के साथ 2 बार बलात्कार किया। नाबालिग आरोपी बाल सुधार गृह में एक कमरे में रहता है, बेड पर सोता है, दूध फल खाता है और टीवी देखने के अलावा खेलता भी है। यह सब कुछ मुमकिन हुआ है क्योंकि ये सुविधाएं उसे सुधार गृह में मिली हैं। रेप और हत्या के आरोप में मिलने वाली फांसी और उम्र कैद की सजा से वह इसलिए बच गया क्योंकि स्कूल का एक सर्टिफिकेट कहता है कि वह जुर्म के वक्त 18 साल का होने से महज 170 दिन पीछे था।
16 दिसंबर 2012 यानी वारदात वाली रात उसकी उम्र 17 साल 6 महीने और 11 दिन थी। स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से गैंगरेप का ये नाबालिग आरोपी 4 जून 2095 को पैदा हुआ था। तारीख 13 सितंबर, फैसले का दिन। अदालत के अंदर और बाहर सभी बेसब्री से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन, वो वक्त आ ही गया जब दामिनी के हत्यारों, उसकी अस्मत के लुटेरों को अदालत ने सजा सुनाई। अदालत ने चारों आरोपियों को बलात्कार और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। इंसाफ का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे खिल उठे। दामिनी के माता पिता ने अदालत को और आम जनता को उनका साथ देने के लिए धन्यवाद किया। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की बात कही। चारों आरोपियों को इन धाराओं के तहत सजा सुनाई गई। धारा 302 यानी हत्या की धारा, इसमें उम्र कैद से फांसी तक की सजा का प्रावधान है। धारा 376 2G यानी गैंगरेप, इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा है। धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, इसमें 10 साल कैद की सजा है। धारा 394 यानी लूट और चोट पहुंचाना, इसमें 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। धारा 395 यानी डकैती, इसमें उम्र कैद का प्रावधान है। धारा 386 डकैती के साथ हत्या, इसमें उम्र कैद या फांसी का प्रावधान है। अदालत के फैसले का सभी ने दिल से स्वागत किया और उम्मीद की जा रही है कि इस ऐतिहासिक फैसले से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। दामिनी की मौत से देश में कोहराम जरूर मच गया। हर तरफ अन्याय के खिलाफ बगावत के स्वर भी बुलंद हुए, पर इस घटना के बाद अत्याचार के मामले न थमे न कम हुए। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में दामिनी के बलात्कार के बाद जनवरी 2013 में फरवरी 2013 तक ही 150 बलात्कार के केस दर्ज किए गए। दिल्ली में साल 2011 में 572 रेप केस दर्ज हुए थे, जबकि 2012 में कुल 706 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हैं। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, अंधियारा किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत की ये कविता आज के हालात को बयां करने के लिए काफी है। दामिनी के दोषियों को सजा मिलने के बाद अब सभी ने राहत की सांस ली है, लेकिन सवाल सिर्फ दामिनी का नहीं है। दामिनी एक प्रतीक बन चुकी है उन पीड़ित महिलाओं के लिए जो दर्द सहकर खामोश हो जाती हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। दामिनी समाज के कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल है। हमारे समाज में कई ऐसी दामिनी हैं जो इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। सही मायनों में दामिनी को न्याय तब मिलेगा जब महिलाओं पर अत्याचार के किस्से केवल अतीत का एक बुरा हिस्सा बनकर रह जाएंगे। आज हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।